नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ प्रत्यक्ष मेहरोत्रा और मैं हूं राज द्विवेदी आपके साथ। हर शाम हुई हमारी मुलाकात 5 बड़ी खबरों के साथ। पहला खबर प्रत्यक्ष आप बताएंगे। जी हाँ, आज की अगर सबसे बड़ी खबर की बात करें तो एसएफ ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र के पिता नंद किशोर गोयनका जी का आज निधन हो गया है। नंद किशोर गोयनका जी ने आज सुबह 96 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। इस पे डॉक्टर सुभाष चंद्र जी ने ट्वीट करके लोगों को बताया कि आज उनके पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी का निधन हो गया है। जी हाँ, और दूसरी सबसे बड़ी खबर जो आज की रही वो दतिया उपचुनाव से रही। दतिया उपचुनाव में आज बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने अपना नामांकन दाखिल किया और उस मौके पर डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इसके साथ ही जब नामांकन के समय हुआ तो बीजेपी के सामने कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया और जमकर निशानेबाजी हुई। दोनों पार्टियों की तरफ से 5 बड़े पॉइंट्स हमें देखने को मिले जो हम बात करेंगे। अगर हम 5 बड़े पॉइंट्स की बात करें तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नामांकन में शामिल रहे और उन्होंने जोश और होश के साथ बहुत बड़ी घोषणा की कि इस बार हम किसी भी हालत में बीजेपी प्रत्याशी को जिताने का पूरी कोशिश करेंगे और हम जिताने की जनता से भी अपील की है कि आप भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को जिताएं। जी और नरोत्तम मिश्रा की भी बात जरूर बनती है जब हम दतिया उपचुनाव की बात करते हैं। उन्होंने भी एकजुटता का संदेश दिया, भले उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्होंने ये भी बोला कि आशुतोष तिवारी के साथ छाती अड़ाए खड़ी है पार्टी और पार्टी सबसे पहले है, सर्वोपरि है। अगला जो वहीं अगर आगे हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो सीएम ने मध्य प्रदेश की जनता से एक बड़ी अपील की है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि आप इस बार अपना वोट विकास और सुशासन के नाम पर देंगे। ये एक बड़ी अपील की है। सीएम ने विकास के नाम पे जनता से दतिया उपचुनाव में वोट की मांग करी है। अच्छा, इसके साथ जो चुनावी मुकाबला है वो बहुत ही दिलचस्प हुआ है। नामांकन के बाद अब चुनाव प्रचार और तेज होने की उम्मीद है। वहीं अगर दतिया उपचुनाव की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच बड़ी भिड़ंत देखने को मिली। दोनों ही पार्टी अपना जोर शोर से लगी हुई है ये चुनाव जीतने में, और जिसकी चुनाव 30 जुलाई को होना है, जिसकी मतगणना 3 अगस्त को होनी है। इसका मतलब 30 जुलाई मध्य प्रदेश के लिए और 3 अगस्त दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिए। अब देखना यह है कि दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराती है या कहीं ऐसा ना हो जाए कांग्रेस इस बीच उन्हें मात दे बैठे। एक बड़ा मुद्दा है दतिया इलेक्शन। लगातार आप पिछले काफी दिनों से देखते आ रहे हैं दतिया इलेक्शन चुनावी राजनीति में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तीसरे खबर की ओर, छत्तीसगढ़ की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में मानसून के फुहारों के बीच आज से राजधानी रायपुर में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। पहले ही दिन सदन में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ बहुत नारेबाजी की, तेवर खड़े किए और साथ साथ अहम मुद्दे पर काफी तीखी बहस भी देखने को मिली। प्रत्यक्ष पहला जो किस तरह से सदन की शुरुआत हुई इस पे आप नजर डालेंगे। जी हाँ, सदन का दिन आज बहुत गर्मा गर्मी का रहा, लेकिन अगर बात करें सदन की शुरुआत की तो वो छत्तीसगढ़ की मशहूर सिंगर तीजन बाई का कुछ दिनों पहले निधन हुआ था। सबसे पहले सदन की शुरुआत उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के साथ की गई। अच्छा, हंगामेदार आवाज हुआ क्योंकि विपक्ष ने कानून व्यवस्था के साथ साथ अवैध रेत खनन मामला, स्मार्ट बिजली मीटर के मुद्दों को भी उस पर प्रकाश डाला और सरकार को जमकर घेरा। और जी हाँ, अगर बात करें विपक्ष ने जो सरकार को इन बड़े मुद्दों पे घेरा है, अवैध खनन, रेत खनन हो गया है या फिर स्मार्ट बिजली मीटर, ये पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरना भी होता है कि विपक्ष का ये काम होता है, विपक्ष अपना काम करे और सरकार की ओर से भी चुप्पी नहीं साधी गई। सरकार की ओर से भी इस पे जवाब दिए गए, सरकार ने अपने दायित्व को निभाया। अच्छा, और एक एक्शन की भी बहुत बात होती है, बुलडोजर एक्शन की लगातार बात होती रहती है, विपक्ष की तरफ से लगातार निशाना साधा जाता है। उस पर भी सवाल पूछा गया। नवा रायपुर में जो मामला हुआ था, नकटी गांव में जो बुलडोजर विध्वंस हुआ था, उस मामले पे जोर शोर से सवाल उठाए गए और विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव भी लगवाया आज। और आइए, और विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव भी लाया और विपक्ष लगातार इसके खिलाफ नारेबाजी करता नजर आया। जी, लेकिन कहीं इसका मतलब ये तो नहीं विपक्ष कहीं इस बार भी नारेबाजी के बीच सदन चलने से रोकने का प्रयास करे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि विपक्ष की ओर से नारेबाजी होती है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है और स्थगन करना या छोड़ देना सदन मुद्दों से भटकाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार लगातार मुद्दों पे टिके रहने की कोशिश कर रही है। जी, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम कुछ खेल की खबरों की ओर, क्योंकि खेल की खबर बात करें तो मध्य प्रदेश की बेटी ने जो लॉर्ड्स में धमाल मचाया उस पर जरूर प्रकाश डालने की बात है। जी हाँ, क्या कहना मध्य प्रदेश की बेटी क्रांति गौड़ ने लॉर्ड्स के मैदान में एक बड़ा परचम लहराया है। क्रांति गौड़ ने इंग्लैंड के साथ लॉर्ड्स मैदान में चल रहे मैच में 7 विकेट झटके हैं, जिसके साथ ही भारत को 270 रनों की बड़ी जीत हासिल हुई है। लॉर्ड्स के मैदान में पहली बार महिला टीम ने ये बड़ा इतिहास रचा है 270 रनों की जीत बात का। करें, पहली बार महिला टेस्ट मैच खेला गया था लॉर्ड्स के मैदान पे। आसान बिल्कुल नहीं होता इंग्लैंड की पिचों पे खेलना, लेकिन उस तरह से जिस तरह से परफॉर्मेंस हुई, ना सिर्फ गेंदबाजी में
बल्लेबाजी में भी जब पहली पारी में स्मृति मंधाना आई, उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली, फिर दीप्ति शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली, हरमनप्रीत कौर ने खेली, और उसके साथ साथ उनकी अगुवाई में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, जिसकी वजह से भारतीय टीम को 457 रनों का बड़ा लक्ष्य बनाने में सफल रही, और 457 रनों जैसा बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने पेश किया, जिसके सामने इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से ध्वस्त नजर आई है आज के मैच में। और 186 रन पे ढेर हो गई। और ना सिर्फ बल्लेबाजी, गेंदबाजी, हाँ, इंग्लैंड की तरफ से एक बल्लेबाज थी एमी जोन्स, जिन्होंने काफी मुश्किलाहट के बीच अपना संघर्ष जारी रखा। लगातार उन्होंने प्रयत्न किए कि मैच को और दिलचस्प बनाया जाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने उनका कोई भी जवाब नहीं था। वहीं अब बात करेंगे आज की पांचवी और बड़ी खबर की, जो एक फैंस को इमोशनल करने वाली खबर है आईपीएल के इतिहास की। आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने आज चेन्नई सुपर किंग्स से अपना इस्तीफा दे दिया है। स्टीफन फ्लेमिंग की बात करें तो स्टीफन फ्लेमिंग पिछले 18 सालों से चेन्नई के साथ जुड़े हुए थे। पहले साल एक बतौर खिलाड़ी, उसके बाद पिछले 17 सालों से स्टीफन फ्लेमिंग चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अच्छा, इसके पीछे की अगर हम वजह जानने की कोशिश करें, चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम्स में मानी जाती है। 5 टाइटल्स मुंबई इंडियंस ने जीते हैं, चेन्नई ने जीते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसकी क्या नौबत आई, इसके कुछ पॉइंटर्स में हम बात करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह है कि स्टीफन फ्लेमिंग को उसके पद से हटा दिया गया? अगर हम बात कर रहे हैं स्टीफन फ्लेमिंग को हटाया गया या उनका खुद का फैसला था, इस पे तो अभी कुछ भी सही रूप से साफ नहीं आया है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि स्टीफन फ्लेमिंग को हटाया गया है, लेकिन स्टीफन फ्लेमिंग जिस तरह से अपने अलविदा कहा, इस्तीफा दिया, उससे लग रहा है कि उन्होंने छोड़ा है। और अगर बात करें कि अभी पिछले 2-3 साल से चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ा हल्का परफॉर्मेंस कर रही थी, वरना उससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स एकमात्र टीम है जो 12 प्लेऑफ्स पहुंची, 12 प्लेऑफ्स जी, 10 जीती, 10 में प्लेऑफ फाइनल खेली और 5 फाइनल्स मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं। इसमें अगर बात करें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है, लेकिन साथ ही मुख्य कोच की भूमिका निभा रहे स्टीफन फ्लेमिंग का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने भी टीम में काफी खिलाड़ी को शामिल करा और चेन्नई के कई युवा टैलेंट को निभाया है। जी हाँ, और जो सबसे बड़ी वजह, जैसे कि आपने महेंद्र सिंह धोनी की बात की है, तो महेंद्र सिंह धोनी पिछले सीजन यानी कि इस सीजन नहीं खेले थे यदि मुकाबला, और उसके बाद जो चेन्नई सुपर किंग्स पर डाउनफॉल हमें देखने को मिला, 10वें पे एंड पड़ना, 9वें पे एंड पड़ना, पिछले 2 सीजन से जो चैंपियन सुपर किंग्स नाम से जानी जाती थी चेन्नई सुपर किंग्स, ये उम्मीद नहीं थी। मैनेजमेंट को सवाल आ रहे थे, स्टीफन फ्लेमिंग से जवाब नहीं मिल रहे थे क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। जी हाँ, ये एक बड़ी वजह हो सकती है परफॉर्मेंस ना आना। परफॉर्मेंस की वजह से हो सकता है स्टीफन फ्लेमिंग का क्या पता खुद का फैसला हो सकता है टीम मैनेजमेंट ने उन्हें कोच के पद से हटाया, लेकिन आप जानते हैं चेन्नई का जो मैनेजमेंट माहौल है बहुत अच्छा माहौल है। हम लोग भी चेन्नई को अक्सर फॉलो करते हैं, तो देखा है कि वो ऐसे विदाइयां नहीं देते, वो एक सम्मानजनक रूप से खिलाड़ियों को विदाई देते। और इसी के साथ महेंद्र सिंह धोनी के भी भविष्य पे थोड़ी चर्चा होनी बनती है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी, अटकलें आई हैं कि क्या वो भी कोच की भूमिका निभाएंगे इन द फ्यूचर। अटकलें आई हैं, महेंद्र सिंह धोनी कोच की भूमिका निभाएंगे। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, लेकिन आपने महेंद्र सिंह धोनी को जाने, उनके भविष्य पे कोई भी कुछ बताना संभव नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये बड़ी बात है अटकलें जो आ रही है। और धोनी ने भी पहले कहा है कि मैं हमेशा चेन्नई के साथ जुड़ा रहूंगा। तो ये इशारा अभी कुछ टाइम पहले काशी विश्वनाथन का बयान आया था कि हमारे साथ धोनी हमेशा अवेलेबल रहेंगे, जब तक धोनी है धोनी चेन्नई के साथ रहेंगे। चलिए फिर आज के लिए यहीं से हम विदा लेते हैं, और हर शाम रोज होगी हमारी मुलाकात। शाम को 6 बजे भी हो सकती है, 6:30 बजे भी, लेकिन हम रोज शाम को मिलेंगे देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरों के, जिसमें हमारे साथ देश की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की और एक खेल जगत की खबर जरूर रहेगी। फिलहाल मिलते हैं रोज शाम को। चलिए आज के लिए धन्यवाद।